रांची झारखंड, उसके द्वारा कुछ मॉडल सेट जारी किया गया है। उन सभी मॉडल सेट को हम लोग बनाएंगे। मॉडल सेट कहने का मतलब है कि क्वेश्चन को मॉडलिंग करके आपको प्रैक्टिस के लिए दिया गया है। पहले से 4-5 सेट ऐसे दिया गया है साइट पर, उन सभी क्वेश्चन को हम हल करेंगे। ये सिर्फ मॉडल पेपर है। मॉडल पेपर कहने का मतलब है कि आपको एक नमूना दिया गया है कि इस तरह का ही क्वेश्चन आपके जो नवंबर-दिसंबर, देखिए प्रथम सातविक परीक्षा 2021-2022 में जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा वो इसी तरह का मॉडलिंग किया जाएगा। ठीक है, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं मॉडल पेपर। ठीक है, तो मॉडल पेपर सेट ये जो है 1 है, पहला सेट है, आप यहाँ देख रहे हैं। ठीक है, इसका क्या है, तो ये कक्षा 10 का है। अब देख लिए विषय गणित का है, समय 1 घंटा 30 मिनट और इसका पूर्णांक कितना रहेगा, फुल मार्क्स 40 नंबर का रहेगा। ठीक है, समान निर्देश इसमें दे रखा है, सेम यही पैटर्न रहेगा। ये सिर्फ मॉडलिंग किया गया है। आप ये मत सोचिए कि यही क्वेश्चन आपको उठा के दे सकता है। हाँ, ऐसा हो सकता है, हम ये नहीं कहते हैं कि इससे पूछेगा ही नहीं, एक आध दो क्वेश्चन आपका आ सकता है, लेकिन 100% इसके ऊपर आप डिपेंड भी नहीं रहेंगे। ये सिर्फ मॉडलिंग किया गया है कि ये जो सेट बना हुआ है ना, इस सेट में जैसे जैसे क्वेश्चन दिया है इस टाइप का क्वेश्चन आपको दे सकता है, आपसे पूछ सकता है। बात समझे। और कह रहा है कि समान निर्देश कुछ दिया है, कह रहा है सभी प्रश्न अनिवार्य है। इसमें जितने भी प्रश्न है उन सभी प्रश्न को बनाना अनिवार्य है। प्रश्नों की कुल संख्या कितना है, तो 40। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। प्रत्येक प्रश्न पे 1 अंक दिया जाएगा। प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, है ना। इनमें से एक सही विकल्प का चयन कीजिए। गलत उत्तर के लिए कोई अंक नहीं काटे जाएंगे, यानी कि आपका नेगेटिव मार्क नहीं है। प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करेंगे। अच्छा, स्टार्ट करने के पहले आप सबों को हैप्पी दिवाली। आज दिवाली का दिन है, ठीक है, तो आप लोग खूब पटाखे फोड़ते होंगे। ठीक है, एंजॉय कीजिए। चलिए आज हम लोग क्वेश्चन पे एंजॉय करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन, ठीक है, पहला क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं। 120 को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। कैसे लिखा जा सकता है, तो हम समय बचाने के लिए यहाँ अभाज्य गुणनखंड पहले से कर चुके हैं। जैसे 2 से भाग दिए, फिर 2 से भाग दिए, फिर 2 से भाग दिए, तो इस तरह का अभाज्य गुणनखंड आया। तो ये अभाज्य गुणनखंड आया 2, 2, 2, 3, है ना, 5। तो ये हमारा पहला आंसर रहा। दूसरे बार में क्या कह रहा है कि 306 तथा 657 का महत्तम समवर्तक कितना है, 9 दिया है। तो 306 तथा 657 का लघुत्तम समवर्तक क्या होगा, तो हम लोग फार्मूला जानते हैं, लघुत्तम समवर्तक गुना महत्तम समवर्तक बराबर होता है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। तो महत्तम समवर्तक यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। 1 मिनट, बहुत पटाखे फूट रहे हैं आज। ठीक है, तो पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, लघुत्तम समवर्तक इधर कर देंगे हम लोग। सॉरी, इसमें बोल रहा है क्या, लघुत्तम समवर्तक, हम फार्मूला गलत लिख दिए हैं। यहाँ होगा क्या आपका लघुत्तम समवर्तक, और इस जगह भाग करना हम लोगों को महत्तम समवर्तक से। ठीक है, तो महत्तम समवर्तक यहाँ हम लिखे हैं पहले से समय बचाने के लिए, 306 गुना 657 बटे, ठीक है, महत्तम समवर्तक। तो महत्तम समवर्तक आपका कितना दे रखा है यहाँ, 9। अब इससे हम लोग डिवाइड कर देंगे, 73 बार में कट जाएगा, इसको गुना करेंगे तो इतना आ जाएगा आपका। ठीक है, तो ये बी नंबर आपका होगा सही आंसर। अब यहाँ कह रहा है कि 5 और 25 का एचसीएफ, तो हम बताते हैं कि आप लोगों को बता भी रखे हैं कि इन दोनों में से जो कॉमन आएगा ना वही आपका क्या हो जाएगा, एचसीएफ। तो एचसीएफ हमारा क्या आएगा, 15। कॉमन आना मतलब देखिए 15 5 से कट रहा है, 25 भी कट रहा है, अब इसमें कोई कॉमन आएगा नहीं, तो एचसीएफ होगा 15 नहीं 5, तो हमारा 1 नंबर होगा आंसर। यहाँ देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये प्रमेय जो है ना, आप एक किताब अगर एनसीईआरटी का पढ़ रहे हैं तो वो शुरू का ही जो आपका वास्तविक संख्या है उसमें प्रमेय जो है 1.2 का है। क्वेश्चन 1.2 प्रमेय से उठा के दे दिया है। ठीक है, अब इसमें सब कोई परेशान है कि ये क्वेश्चन कहाँ से दे दिया है, तो आप याद रखिए जो थ्योरम आपका प्रमेय है 1.2, वहाँ से ये क्वेश्चन आपको दिया गया है। कह रहा है एक प्राकृत संख्या का अभाज्य गुणनखंड उसके गुणनखंडों के क्रम को छोड़ते हुए होता है, क्या होता है, अद्वितीय होता है। हम आपको भी बताते हैं क्वेश्चन। कोई भी प्राकृत संख्या हम अपने मन से उठा लेते हैं, कोई भी प्राकृत संख्या कोई भी ले लेते हैं। ठीक है, जैसे कौन सी संख्या आप ले लेते हैं, कोई भी ले लेते हैं, जैसे प्राकृत संख्या, कोई भी प्राकृत संख्या को लेते हैं, इस बात को हम समझते हैं कि अद्वितीय क्यों होगा।
अद्वितीय ही आपका आंसर होगा। लेकिन क्यों होगा इस बात को हम आपको समझाने की प्रयास करते हैं। जैसे यहाँ कह रहा प्राकृतिक संख्या, कोई भी प्राकृतिक संख्या ले लेते हैं, 30 ले लिए। अब 30 को अभाज्य गुणनखंड द्वारा तोड़िए तो कितना हुआ, तोड़ेंगे 2 से भाग देंगे तो 15, 3 से भाग देंगे तो कितना होगा, 3 से भाग देंगे तो आपका क्या होगा 5 है। यानी कि 30 का जो गुणनखंड आया 2 गुना 3 गुना क्या आ गया 5 आ गया, इस तरह का गुणनखंड आ गया। अब मान लेते हैं यहाँ क्या कह रहा है कि एक प्राकृतिक संख्या का अभाज्य गुणनखंड उसके गुणनखंड के क्रम को छोड़ते हुए यहाँ खाली जगह होता है तो अद्वितीय होता है। क्यों होता है अद्वितीय? अद्वितीय मतलब क्या होता है, केवल एक, मतलब उसके अलावे और दूसरा नहीं हो सकता। देखिए तो 30 का गुणनखंड, फिर यहाँ कह रहा है कि क्रम को छोड़ते हुए, क्रम को छोड़ते हुए मतलब ये कह रहा है कि जैसे अगर 30 को हम भाग देते हैं 2 से 3 से 5 से, ठीक है, तो 30 का गुणनखंड इस तरह का हो गया। अब किसी के मन में हुआ कि नहीं हम 30 को भाग देंगे पहले 3 से तो आएगा 3 से तो यहाँ 10, फिर देंगे मान लेते हैं कि 2 से दिए तो 5 आ गया। तो ये क्रम अब 30 का यहाँ गुणनखंड आपका निकल के आ गया 3 गुना 2 गुना 5। अब कोई यही बात बोलेंगे क्या कि नहीं हम जो है ना 30 को तोड़ेंगे पहले 5 से, तो 5 से देंगे तो 5 छक 30, फिर मान लेते हैं 2 से दिए यहाँ 3 आया, तो 30 का गुणनखंड आ गया क्या, तो 30 का गुणनखंड आपका 5 गुने 2 गुना 3। तो इस तरह से आपका बहुतों आ सकता है, ठीक है। तो ये छोटी संख्या है तो 3 4 ही संभव हो सकता है। बड़ी संख्या लेंगे तो उसका हम लिखने का तो बहुत तरीका है, लेकिन यहाँ बोल रहा है कि क्रम को छोड़ देना, मतलब ये इस चीज़ पे ध्यान नहीं देंगे कि कौन किससे पहले भाग दे रहा है, किससे बाद में दे रहा है, किससे क्या दे रहा है। आप सिर्फ इतना बात समझिए कि अगर इसमें यहाँ हम पहले 2 से भाग दिए, 3 से भाग दिए, फिर 5 से भाग दिए, तो जब 30 का गुणनखंड 2 3 5 आया तो अगला मेथड में भी वही चीज़ आपका आ रहा है, सिर्फ आगे पीछे हो रहा है। ये नहीं हो रहा है कि इसमें 2 पहले आया, इसमें बीच में आ गया, इसमें 5 पहले आ गया, है ना। तो ये तरीका सिर्फ आपका उल्टा हो रहा है। तो यहाँ बोल भी रहा है कि इस क्रम को नहीं देखना है कि कौन पहले आ रहा है, कौन बाद में आ रहा है और कौन क्या आ रहा है। आप सिर्फ इतना देखिए कि कोई भी संख्या को उठाएंगे और उसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो इसमें 2 3 5 आया है तो इसमें भी वही चीज़ आया 2 3 5, इसमें भी वही आया 2 3 5 आया, सिर्फ क्रम उल्टा पुल्टा आ गया है, ठीक है। इसीलिए इसका एक ही गुणनखंड होगा, ये निश्चित है। तो जिसका केवल एक ही गुणनखंड हो सकता है उसी को हम लोग बोलते हैं अद्वितीय। इसीलिए कोई भी प्राकृतिक संख्या लीजिए ना और उसका अगर अभाज्य गुणनखंड अगर हम निकालते हैं तो अभाज्य गुणनखंड निकालने का सिर्फ एक ही तरीका हो सकता है। जैसे 30 का ये 3 गो गुणनखंड आता है, 4 गो आ ही नहीं सकता है, ठीक है। तो 4 गो जब नहीं आ सकता इसका मतलब क्या है, ये अद्वितीय है। हाँ, क्रम को छोड़ देना, क्रम को नहीं देखना है, ठीक है। इसीलिए क्या होता है अद्वितीय है। तो शायद आप समझ गए होंगे, ये प्रमेय आपका 1.2 है, ठीक है। आप ध्यान रखेंगे इसके ऊपर। चलिए आगे देखते हैं। करा द्विघात बहुपद होंगे, है ना, जिनके शून्य का योग √2 और गुणनफल इतना है। देखिए योग मतलब होता है अल्फ़ा प्लस बीटा, √2 दे दिया, अल्फ़ा इंटू बीटा दिया 1/3, ठीक है। और इसका द्विघात फार्मूला आपको बता चुके हैं, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फ़ा बीटा होता है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान √2 दिया है, √2 बिठा देंगे, अल्फ़ा इंटू बीटा 1/3 दिया है, एलसीएम ले लेंगे, इसमें आएगा 3, तो ये 3 यहाँ आ गया, गुना हो गया, इस तरह का 3 इधर 0 में ले जाके गुना कर देंगे तो ये वाला हमारा हो जाएगा आंसर, आने की ये वाला हो जाएगा आंसर बी नंबर, है ना, 3x² माइनस 3 √2 x प्लस 1, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो देखिए 6 नंबर आपका क्वेश्चन कह रहा है ax² प्लस bx के शून्य अल्फ़ा प्लस बीटा है, इसके शून्य अल्फ़ा पे, तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है आपको बताते हैं। तो अल्फ़ा प्लस बीटा होता है माइनस बी बटे ये, डायरेक्ट फार्मूला ही दिया है, इसमें सोचने वाली बात ही नहीं है। इसमें कह रहा है किस बहुपद px के लिए ग्राफ आकृति में दिया गया है, बहुपद के शून्यकों की संख्या क्या होगी, शून्यकों की संख्या क्या होगी। देखिए इसमें जब x अक्ष को ग्राफ कट ही नहीं कर रहा है, कहीं काट ही नहीं रहा है, ये y अक्ष को कट रहा है, तो इसमें शून्यक है नहीं, तो शून्यक क्या होगा 0। इसमें x अक्ष को नहीं काट रहा है तो शून्यक नहीं होगा। अच्छा, ये क्वेश्चन समझने के पहले हम आपको 3 शर्त बताते हैं 8 नंबर पढ़ने के पहले, आप सुनिए। कह रहा है 2, है ना, 2 चर वाले रेखिक बहुपद लेते हैं, 2 बहुपद समीकरण लेते हैं। जैसे a1x प्लस b1 y प्लस c1, ये पहला समीकरण ले लेते हैं। दूसरा समीकरण ले लेते हैं a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, ये हो गया दूसरा समीकरण नंबर 2। तो यहाँ से 3 कंडीशन निकल के आता है, ठीक है। एक क्या होता है, पहला कंडीशन होता है
A1 A2 है ना, नॉट इजकल टू B1 B2 नॉट इजकल टू C1 C2। तो ये तीसरा आने की आपको ज़रूरत नहीं है, दूसरे से ही आपको पता चल जाएगा। बात को समझिएगा थोड़ा सा। अगला जो होता है दूसरा नंबर कह रहा है A1 A2 है ना, B1 B2 और नॉट इजकल टू C1 C2। बात समझिएगा। अगर इस फॉर्म में कोई भी चीज़ आता है पहला कंडीशन में, तो ये इसका ग्राफ जो होता है ना एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा, मतलब ग्राफ एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा, जिसमें दो ग्राफ बनेगा भाई, इसका एक ग्राफ दोनों एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा। ठीक है, इस समीकरण को हम लोग क्या बोलते हैं? अविरोधी समीकरण भी बोलते हैं, अविरोधी बोलते हैं, इसको संगत समीकरण भी बोलते हैं। एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, इसलिए इसका हल भी क्या होता है? अद्वितीय होता है। अद्वितीय होता है। ठीक है, अद्वितीय मतलब केवल एक हल होता है। अगला, इसमें अगर होगा इस तरह फॉर्म में होगा तो इसका कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। बात समझिएगा। अगर इस तरह का कंडीशन में कोई हल नहीं होगा तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा? तो समांतर बनेगा, इतना बात याद रखिएगा। ठीक है, और ये असंगत समीकरण कहलाता है। कौन सा संगत? असंगत समीकरण युग्म कहलाता है। ठीक है, और तीसरा नंबर इसी में आएगा A1 A2 बराबर B1 B2 बराबर C1 C2। अगर इस तरह का रहे तो समीकरण जो होगा संपाती। संपाती कहने का मतलब जब ग्राफ हम लोग खींचेंगे ना तो दोनों ग्राफ एक ही लाइन पे आ जाएगा, तो इसको बोलते हैं संपाती समीकरण। और इसका भी संगत होगा, संगत समीकरण युग्म कहलाएगा। बात समझे? और इसका अगर हल की बात करें तो अनेक हल होगा, अनेक हल। बात समझिएगा। इस फॉर्म में रहेगा तो अनेक हल, पहला नंबर इस कंडीशन में रहेगा तो केवल एक हल, और जिसका केवल एक हल होता है उसको अद्वितीय हल बोलते हैं। बात आपको समझ में आई होगी। चलिए हम लोग बात करते हैं 8 नंबर में। ये समीकरण दिया है, यहाँ भी एक समीकरण दे रखा है, और ये कह रहा है A1 बटे इस तरह बटे A2 बराबर B1 बटे B2 नॉट इक्वल टू C1 बटे C2। अगर इस तरह नॉट इक्वल, देखिए तीसरा कंडीशन, तो समीकरण युग्म क्या होगा? अद्वितीय हल होगा। तो हम बोले कि इस फॉर्म में रहे तो अद्वितीय हल होगा, मतलब ये दो बराबर तीनों नहीं बराबर होगा। तब इसमें देखिए 2 बराबर 1 बराबर नहीं है, तो इसका कितना है? इसमें वही ना 2 बराबर 1 बराबर नहीं है, तो अनेक हल होगा? नहीं, अनेक हल इसमें होता है ना, कोई हल नहीं होगा, तो कोई हल नहीं होगा। C नंबर आपका आंसर होगा। समीकरण युग्म इस तरह का दिया है कि निरूपित सरल रेखा, तो इसमें आपको चेक कीजिए, इसमें आप सुनिए, चेक कीजिए। इसको इसको माने A1 बराबर कितना दिया है? 2। B1 बराबर कितना दे रखा है कि -3, यह नहीं दिया है। और C1 लेते हैं तो 0। C1 से ऐसे तो आपको मतलब ही नहीं है, तो C1 दो से ही काम चल जाएगा। तो यहाँ आप समझिए। फिर इसी में C1 कितना दिया है? तो 0 दिया है। इसमें यहाँ आइए, कह रहा है क्या आपका A2 बराबर कितना दे रखा है? 3। B2 बराबर कितना दे रखा है? 4। और इसमें C2 बराबर कितना दे रखा है? तो 20 दे रखा है। बात समझिए। यहाँ हम लोग चेक करते हैं क्या होता है कि A1 बटे A2, तो A1 बटे A2 क्या है? A1 का मान कितना है? 2, और A2 का मान यहाँ के आइए कितना? 3। फिर निकालिए B1 बटे B2, B1 कितना है? तो -3, और B2 कितना है? 4। अब देख लिए ये और ये दोनों क्या इक्वल है? तो नहीं है, नहीं है, तो यहाँ आ गया 1 नंबर में। 1 नंबर में आ गया तो इसका किस तरह का समीकरण? अद्वितीय, अविरोधी, असंगत। कौन सा तरह? मतलब ग्राफ होगा तो कैसे होगा? प्रतिच्छेदी, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा, यही ना अभी थ्योरी बताया आपको। तो एक बिंदु पर देखिए प्रतिच्छेद करेगी, मतलब इसका जो ग्राफ बनेगा ये कैसा ग्राफ बनेगा? प्रतिच्छेद। संपाती नहीं होगा, समांतर नहीं होगा, लंबवत नहीं होगा, कैसा होगा? तो प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, तो C नंबर, C 10 नंबर का यहाँ देखिए। अब C नंबर में कह रहा है, 10 नंबर में कह रहा है कि C के किस मान के लिए समीकरण युग्म CX - y = 2 और CX - 2y = 4 का अनंत हल है। तो सुनिए, अनंत हल होने के लिए देखिए यहाँ अभी तुरंत बताइए कंडीशन नंबर 3। तो अनंत हल होने के लिए क्या होना चाहिए? अनंत हल होने के लिए तीनों इक्वल होना चाहिए। मतलब ये होना चाहिए कि A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2। तो A1 की जगह क्या है? x का गुणांक C है, तो C होगा। A2 के स्थान पर क्या है? 6, तो यहाँ 6 लिख देंगे। B1 क्या है? तो यहाँ 1 है, आगे में कुछ नहीं है तो क्या है? 1 है, तो -1 लिख देंगे। और B2 के आगे क्या है? 2।
अच्छा C2 लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है, आपको C मांग रहा है तो 2 ही से कम चल जाएगा, माइनस माइनस गया कि नहीं। अब ये यहाँ आ जाएगा, इसको यहाँ क्रॉस, या तो 6 यहाँ कर दीजिए, तो C बराबर आपका हो जाएगा C इजकल टू हो जाएगा 6/2, इसको कटा देंगे तो आपका आंसर बन के आएगा कितना 3। तो ये आंसर आया आपका 3। क्लियर है। इसी तरह समीकरण युग्म में एक यहाँ आपको दे रखा है 2x - y = 5 और एक समीकरण दे रखा है 3x + 2y = 4 का हल क्या है, इसमें से चुनिए कौन सा हल है। इसमें आप क्या कर सकते हैं, या तो दोनों समीकरण, इस समीकरण 1 समीकरण 2 मानिए और उसको हल कर लीजिए समीकरण को इक्वल करके, या नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, आपको तरीका पता होगा कि x का मान 2 और y का मान 1, इसमें पुट करके देखिए क्या 5 आ रहा है, और फिर यही चीज़ यहाँ भी पुट करके देखिए क्या 4 आ रहा है। अगर दोनों समीकरण को संतुष्ट कर रहा है तो वही वाला आपका क्या होगा आंसर। तो इसके लिए आपको चेक करना होगा, या नहीं तो आप दोनों समीकरण को हल कर लीजिए। हल करने के लिए आपको आता है समीकरण 1 और समीकरण 2। चलिए यहाँ रख के देखते हैं। तो ये हो गया, यहाँ 2 रखेंगे 2 दूना 4 हो गया, और इसको यहाँ रखेंगे प्लस, तो ये 5 आ रहा है। ठीक है, इसको हल किए तो 5 आ रहा है। यही चीज़ यहाँ भी रखते हैं, 3 दूना हो गया 6, और ये -1 यहाँ रखेंगे तो देखिए ये 6 - 2 तो कितना होगा 4, यानी कि ये 1 नंबर आपका हो जाएगा आंसर। बाकी आप चेक कर लीजिए क्या संतुष्ट नहीं करता होगा। कह रहा वो रेखिक समीकरण युग्म जिसका कोई हल नहीं होता है, जिसका कोई हल नहीं होता है, ठीक है, क्या कहलाता है। देखिए वह रेखिक समीकरण युग्म जिसका कोई हल नहीं होता वो क्या कहलाता है, जिसका कोई हल होता है नहीं तो असंगत कहलाता है। दो तरीका, दो ही में संगत होगा, ये पहला कंडीशन और तीसरा कंडीशन में, बाकी असंगत हो जाएगा। ठीक है, फिर कह रहा समीकरण युग्म इस तरह का दिया है जिसका हल होगा, सेम कंडीशन। अब यहाँ वैल्यू आपको दिया है, इसमें रख के देखिए क्या 9 आ रहा है, फिर यही चीज़ यहाँ देखिए रख के क्या इतना हो रहा है। तो यहाँ देखिए इसी में देखिए 2 है, यहाँ 2 रखिए, यहाँ 2 कट गया 0, एक तो आया नहीं था, यानी कि ये आंसर आपका नहीं होगा। इसको फिर उसी तरह का यहाँ पुट करना है। ठीक है, तो यहाँ जैसे 2 पुट कर दिए, यहाँ 1 3 नहीं इक्वल नहीं आया, तो अगला आपका क्या ऑप्शन है, तो अगला ऑप्शन फिर उसी तरह के रख के देखेंगे, यानी कि ये 5 है और 4 है, तो यहाँ 5 रख के देखिए, यहाँ 5 रखेंगे, यहाँ 4 9 ये हो रहा है, यहाँ 5 4 घटाएंगे, ये कहने कि आपका आंसर इसमें क्या होगा, ये C नंबर आपका आंसर होगा। चलिए उसी तरह से आप यहाँ देखिए निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है, निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है। तो इसमें आपको हल करना पड़ेगा, इसके लिए कोई उपाय नहीं है, आप इसको तोड़िए या इसके साथ गुना करेंगे, x² गुना होगा, इसके साथ x कट जाएगा, ये द्विघात नहीं होगा। इसमें a + b का होल स्क्वायर में इसको तोड़ना है, तो x² x द्विघात मतलब क्या होता है कि जिसका घात 2, x² + bx + c इस रूप में होना चाहिए, तो घात 2 होना चाहिए। तो इसमें जैसे हम इसको तोड़ेंगे तो x² + 2x + 1 हो जाएगा, और इधर x² - 5x, तो ये दोनों तो कट ही जाएगा, तो इसमें 2 घात वाला कहाँ बचा, कहीं बचा नहीं, तो ये द्विघात नहीं होगा। इसमें भी a + b का होल स्क्वायर तोड़ेंगे, तो इसको तोड़ के देखिए, इसमें यानी कि इसको तोड़ के देखते हैं, इसको लिखते हैं x² + 2x + 1, और यहाँ हो जाएगा 2x + -3, तो ये तो द्विघात हो रहा है आपका, तो यहाँ ये भी द्विघात बहुपद हो रहा है, यानी ये दोनों, यानी कि निम्नलिखित में कौन सा द्विघात समीकरण है। तो कुछ तो मिस्टेक है, इसका मतलब इस ऑप्शन में या C और D दोनों ही हो रहा है, क्योंकि इसमें x² बच रहा है, यहाँ भी हो रहा है। देखिए ये दोनों कटा, तो ये होगा x², इसको इधर ले आएंगे +4, तो द्विघात बहुपद है। इसको अगर तोड़ते हैं x² + 3x + 1, और यहाँ हो जाएगा आपका क्या = x - 2, इसको इधर कर दें तो x² ये हो जाएगा कितना +2x, और ये हो जाएगा +3, तो ये भी द्विघात बहुपद है, यानी ये दोनों है आंसर, यानी कि कुछ इसमें आपका मिस्टेक है, दोनों ही द्विघात बहुपद है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विविक्तर D > क्या है 0, D बड़ा है 0 से तो मूल होगा। तो देखिए आपको बताए थे 3 कंडीशन, इसमें भी क्या क्या 3 कंडीशन है, तो 3 कंडीशन आपको हम ये बताएं, थोड़ा सा 1 मिनट रुक जाइए। चलिए आइए, 3 कंडीशन आपको क्या बताइए। पहला कंडीशन बताए थे कि D = 0 होगा, ये कब होगा, जब इसका मूल वास्तविक और समान होगा, तब हम इसको बोलेंगे। दूसरा कंडीशन D बड़ा होगा 0 से तो मूल वास्तविक होगा लेकिन असमान होगा। तीसरा नंबर क्या बोले थे कि D अगर छोटा हो जाएगा 0 से, मतलब D का मान अगर नेगेटिव में आ जाए,
ठीक है, डी का मान अगर नेगेटिव में आ जाए तो आप क्या कहेंगे, उसका कोई हल नहीं होता है। तो चलिए यहाँ डी बड़ा हो रहा है 0 से, तो मूल वास्तविक और भिन्न होगा, है ना, असमान, वास्तविक और समान नहीं, वास्तविक नहीं, ठीक है। तो इनमें से कोई नहीं, वास्तविक होगा लेकिन भिन्न होगा। बात समझ में आ रहा है? करा द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0 के मूल की प्रकृति क्या है। तो मूल की प्रकृति आपको कौन बताएगा, तो डी निकालना होगा, और डी का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। तो यहाँ देखिए इसके आगे में एक है, इसके भी आगे में एक, यहाँ भी यहाँ पुट कर दीजिए, बी के आगे में क्या है, बी किसको लेंगे, इसको, देखिए इसका तुलना ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के साथ करेंगे, तो एक्स स्क्वायर के आगे एक, यहाँ एक होगा, तो एक का स्क्वायर हो गया 4, ए का मान कितना है, देखिए यहाँ एक होगा, यहाँ रख दिए, फिर ए का मान क्या हो गया 1, और सी का मान क्या होगा -1, तो हो गया 1 और माइनस माइनस प्लस, और यानी कि ये हो गया 5, यानी कि डी का मान जो हो गया 0 से बड़ा हो गया, जी का मान क्या हो गया 0 से बड़ा हो गया, यानी कि वास्तविक समान नहीं, वास्तविक और असमान हो गया। बात समझे, वास्तविक और असमान। चलिए अब यहाँ 17 नंबर कह रहा है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे, मतलब x का जो मान आएगा दो भिन्न आएगा, अलग अलग आएगा, वो कौन सा कंडीशन में होगा, जब d आपका बड़ा होगा 0 से, यानी कि d का फॉर्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac स्क्वायर होगा इस फॉर्म में, तब, यानी कि ये आपका आंसर। द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0 का विभक्तर क्या होगा, इस विभक्तर निकाल लीजिए, ए का मान हो गया 1, बी का मान हो गया -1 और सी का मान हो गया 3, तो यहाँ डी इक्वल टू निकाल लीजिए बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसमें पुट करना है, जो भी वैल्यू आएगा आपका आंसर निकल के आएगा। कह रहा है द्विघात समीकरण इतना इतना के मूल समान हो तो के का मान, देखिए मूल समान कब होता है, जब डी बराबर 0 होता है, डी बराबर 0 होता है, और इसका फार्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। बात समझ में आ रहा है? तो यहाँ देखिए बी यहाँ ए का मान 1, बी का मान -4 और सी का मान हो गया के, इसमें पुट कर दीजिए, बी का मान हो गया -4, -4 का स्क्वायर करेंगे, यहाँ रखेंगे 4, तो 4 का स्क्वायर करेंगे 16 होगा, 4, ए का मान कितना 1 ही, और सी का मान कितना हो गया, तो के बराबर 0, 16 को इस पार कर देंगे, यहाँ 16, यहाँ हो गया कितना -4k इक्वल टू 0, 16 बराबर 4k, 4 4 ये 16, यानी कि के का मान कितना निकल के आ गया 4, तो 1 नंबर हो गया आंसर। 20 नंबर में कह रहा है कि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 मूल ज्ञात कीजिए, इसका मूल ज्ञात करना है। तो इसमें भी मूल ज्ञात करने के लिए आप इसका फैक्टराइज कर दीजिए, सिंपल तरीका है, फैक्टराइज कीजिए, हो आपका आंसर आएगा, नहीं तो द्विघात समीकरण द्वारा निकालना होगा आपको। फैक्टराइज करने से थोड़ा इजी पड़ेगा, इसको हम तोड़ेंगे तो इसको हम कितना लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस यानी कि 3x माइनस 2x, है ना, प्लस 6 बराबर क्या होगा 0। इसमें अगर हम कॉमन लेते हैं x कॉमन अगर लेते हैं तो x माइनस 3, और यहाँ से -2 अगर कॉमन लेते हैं तो x माइनस 3, तो ये हो जाएगा आपका x माइनस 3 और ये हो जाए x माइनस 2, तो x माइनस 3 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर 3 और इसको 0 करेंगे 2, तो 3 2 आ जाएगा आंसर। 3 2 या 2 3 एक ही बात है, तो बी नंबर होगा आपका आंसर। अब यहाँ देखिए 21 नंबर में कह रहा है कि इसमें कौन AP है, तो AP निकालने के लिए आपको बताया कि D उसका जो है ना सार्व अंतर समान होनी चाहिए, तो D सार्व अंतर समान होना चाहिए, तो आप यहाँ घटाइए 4 पीछे वाला से, तो D इक्वल टू क्या होता है A2 माइनस A1, मतलब पीछे वाला से आगे वाला में घटाना, 4 में 2 घटाए तो कितना आया, 4 में 2 घटाएंगे, 4 में 2 घटाएंगे तो आएगा 2, लेकिन 8 में 4 घटाएंगे तो कितना होगा 4, तो देखिए बराबर आया नहीं, तो इसका मतलब ये AP में नहीं है। 25 में 5 घटाएंगे तो 20, 125 में ये घटाएंगे तो बहुत ही, यानी कि ये भी आपका AP में नहीं है। आते हैं इसके पास, 3 में 1 गया तो 2, 5 में 3 गया तो 2, 7 में 5 गया तो 2, देखिए इसमें बराबर आ गया, यानी कि AP में ये है। आप ये अगर AP पढ़े होंगे तो ये चीज़ आपको पता होगा कि सार्व अंतर बराबर होनी चाहिए। चलिए 22 नंबर में कह रहा है कि 2 7 12 है ना, तो इसमें से 10वां पद क्या होगा, तो हम 22 नंबर जो है यहाँ हल करके रखें। देखिए प्रथम पद क्या है 2, सार्वंतर इन दोनों को घटा देंगे तो 5 आ जाएगा, यहाँ लिख के रखें। और एनवां पद जहाँ यानी कि n का मान 10 दिया है,
अब फार्मूला लगा लीजिए, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। तो ये 10 इजकल टू, यहाँ ए के जगह 2 बिठा देंगे, 2 दिया है, ठीक है। और एन के जगह कितना बिठा देंगे, 10, 10 में 1 गया कितना 9, और 5 यहाँ बिठा देंगे, इसको हल कर देंगे 47। ये आंसर आ जाएगा आपका। बात समझ में आ रहा है। कह रहा है कि 2 अंकों वाली कितनी संख्या 3 से विभाजित हो। सुनिए, 2 अंक आपका 10 से स्टार्ट होता है, तो 10 तो 3 से विभाजित होगा नहीं, 11 नहीं होगा तो 12 होता है, तो 12 लेते हैं, 12, 15, 18 इस तरह, और अंतिम में कहाँ 99 तक जाएगा। तो ये प्रथम पद हो गया, प्रथम पद 12 ले लिए, और सार्वंतर इसको घटा दिए तो 3 आ गया, और अंतिम पद इसको ए एन, अंतिम पद को ए एन बोलते हैं। तो ए एन आपका निकल के आ गया ए एन 99, जिसका फार्मूला ए एन का फार्मूला रखते हैं ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी बराबर 99, इतना हो गया ना। ए के जगह 12 रख दिए, एन मालूम नहीं है तो एन निकालने के लिए तो इतना कर रहे हैं, ठीक है। एन 1 यहाँ 3 डी के स्थान पर रख दिए, और इसको हम लोग क्या किए, हल किए, ठीक है। हल करने के बाद एन का मान आया कितना 30, एन का मान 30। कह रहा है 2 अंकों वाली कितनी संख्या 3 से विभाज्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आंसर आपका निकल के इधर आया था 30, तो ये आपका बी नंबर आंसर होगा। बात समझ में आ रहा है। उसी तरह से 24 नंबर कह रहा है कि 0 और 50 के बीच की विषम संख्या का योग। यहाँ देखिए हम बनाए 0 और 50 के बीच विषम संख्या। 0 और 50 के बीच विषम संख्या आप एपी में करिए। देखिए 0 तो विषम संख्या सम संख्या कुछ नहीं है, तो 1 विषम संख्या है, 3 है, 99 है, इस तरह का बढ़ रहा है। तो ये हो गया प्रथम पद, इसमें घटा देंगे सार्वंतर निकल के आ गया 2 सार्वंतर, और अंतिम पद हो गया 49। ये एन का फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी बराबर कितना 49। तो ए का मान यहाँ रख दिए एन माइनस वन, और डी का मान आपका कितना आ गया निकल के 2। बात समझे, इसको इधर कर दिए तो ये घट जाएगा 48 हो जाएगा, 2 से कट गया 24 बार में, 1 को इधर कर दिए तो 25। और एस एन योग, एस एन मतलब होता है कि किसी लगातार संख्या का योग निकालना। इसका योग n/2 है ना, ए प्लस ए एन, एन का मान कितना निकला है 25, यहाँ बिठा दिए, ठीक है। और ए का मान ये कटा दिए, इतना आ गया आपका कट के आंसर। अब इसको और क्या तरीका कर सकते हैं, इसमें और एक तरीका आप ऐसे कर सकते हैं कि n निकालना है। तो देखिए 0 से 50 है, तो आधा सम संख्या होगा और आधा क्या होगा विषम संख्या, यानी कि n हो गया आपका, ऐसे निकाल सकते हैं 25 को हो गया n। बात समझे, n का मान हो गया। और आप विषम संख्या 1 2 3, तो लगातार ऐसे भी आप कर सकते हैं, ऐसे डायरेक्ट निकाल सकते हैं कि n/2 ये प्लस ये n अंतिम पद। तो अंतिम पद विषम संख्या का क्या होगा, सुनिए 0 से स्टार्ट होगा तो 1 3 5 और कहाँ तक जाएगा 49, डायरेक्ट भी आप लिख सकते हैं। तो n का मान आपका 25 निकल के आ गया, 2 1 यहाँ रख देंगे, और ये हो गया 49। अब इसको हल करेंगे तो फिर घूम के वही आंसर आएगा। कह रहा है एक वृत्त होते हैं, क्या होते हैं, समरूप होते हैं। वृत्त सर्वांग सम नहीं मारना, समरूप होते हैं। अब ये क्वेश्चन आप देखिए, कह रहा है कि ये जो है ना कि डी ई, यहाँ देखिए डी ई जो है, एफ नहीं डी ई है ना, समांतर बी सी, ये समांतर बी सी है। डी बी कितना है 2, डी बी कहाँ है देखिए, तो डी बी कितना है 2, ये 2 है 2 सेंटीमीटर। ए ई कितना है, तो ए ई जो है ना 1.5 है। और ई सी कितना है, ई सी कितना है 3, तो ये निकालना है। तो आप लोग थेल्स पर में पढ़े होंगे, होता है क्या ए डी बटे डी बी बराबर ए ई बटे ई सी, ये ना होता है। तो ये आपको मालूम नहीं है ए डी, ये मालूम है 2, यहाँ बिठा दीजिए, ये कितना 1.5, ये कितना 3, इसको हटा देंगे, 15 दूना 30, ये है ना। तो ये कट गया, तो ए डी बराबर कितना निकल के आ गया 1, ठीक है। ए डी कितना निकल के आ गया 1। देख लीजिए एक बार हल करके भी आप देख लीजिए, ठीक है, क्या आपका गुना भाग करने के बाद आता है, इसको चेक कर लीजिए। उसी तरह से क्वेश्चन आपका 27 नंबर कह रहा है कि यदि 2 त्रिभुज के संगत कोण बराबर हो, तो 2 त्रिभुज समरूप होते हैं। संगत कोण देखिए 2 त्रिभुज है और कोण ही संगत बराबर हो जाती है, ये इससे हो जाएगा, है ना। 2 त्रिभुज के संगत कोण बराबर हो तो त्रिभुज समरूप होते हैं, तो ये अब यहाँ आइए, 2 त्रिभुज आपको ए बी सी दिया है और पी क्यू आर दिया है, इस तरह का कौन सा कथन सत्य होगा। देखिए कोण ए संगत कोण पी बराबर है ना, कोण बी के संगत क्यू है, और कोण सी के संगत क्या है आर।
तो यहाँ देखिए ए बी सी है, ठीक है, तो क्यू पी आर नहीं, पी क्यू आर होना चाहिए, पी क्यू आर होना चाहिए, पी क्यू आर होना चाहिए, कहाँ है पी क्यू आर, देखिए 3 नंबर होगा आपका आंसर। उसी तरह ये कह रहा है कि दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजा का अनुपात इतना है, तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा। तो हम बताए थे अगर भुजा का अनुपात होगा ना तो क्षेत्रफल का अनुपात भी वही है, इसका वर्ग कर दीजिए, 4 का वर्ग कर दीजिए और 9 का वर्ग, 4 4 ये 16, 9 9 में 81 हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला हो जाएगा। एक समबाहु त्रिभुज की भुजा दिया है, समबाहु किसको कहेंगे, जिसकी सभी भुजा क्या होता है, समान होता है। समबाहु त्रिभुज शीर्षलंब, देखिए शीर्षलंब का क्षेत्रफल होता है √3/2 इंटू भुजा, और भुजा कितना दे रखा है 2 ये, तो ये 2 2 कटा तो √3 इंटू भुजा हो जाएगा, √3 इंटू भुजा। ये बात समझ में आ रहा है। √3/a होता है शीर्षलंब की ऊंचाई, इसकी ऊंचाई, √3/2 इंटू भुजा, भुजा की जगह कितना इतना, ठीक है। तो ये तो आंसर होगा नहीं, ये तो डायरेक्ट फार्मूला है, ठीक। तो ये उसी तरह से अब ज़्यादा क्वेश्चन है नहीं। देखिए 31 नंबर में कह रहा है कि ए बी सी त्रिभुज है ना, ये एक त्रिभुज बना लिए, कोई भी अननोन त्रिभुज, हम नहीं जानते हैं कौन सा त्रिभुज है, बना लिए, ये नाम इसका मेंशन करते हैं ए बी सी। तो अभी कौन क्या है ये नहीं समझना है, अब नाम दर्शाई। ए बी कितना है 6√3, बी सी ए सी कितना है तो 12 है, और बी सी कितना है तो 6। तो हम लोग पाइथागोरस प्रमेय का विलोम पढ़े हैं, है ना, या इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा कि किन्हीं दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो यहाँ देखिए 6√3 का होल स्क्वायर कीजिए और प्लस 6 का स्क्वायर कीजिए और इधर 12 का स्क्वायर कीजिए, अगर बराबर हुआ तो ये त्रिभुज कौन सा बनेगा, समकोण बनेगा, और समकोण बनेगा तो जो बड़ी भुजा होगा उसके सामने वाला कोण क्या होगा, समकोण होगा। तो ये कोण बी हो जाएगा आपका समकोण। तो यहाँ देखिए 6 6 36 है ना, 36 गुना 3 करना है, छः 36 हुआ और 36 गुना 3 करेंगे और ये हो गया कितना 36। अब इसको हल कर लीजिए, इनको हल करेंगे तो कितना आएगा 144, और इधर भी आ जाएगा आपका 144, यानी कि बड़ी भुजा के सामने भी समकोण आने की ये 90 डिग्री होगा। एक वृत्त की कितने स्पर्श रेखा है तो अनेक, ठीक है, स्पर्श रेखा कितना होता है अनेक। तो वृत्त के केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूर स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है। तो वृत्त की त्रिज्या सुनिए, वृत्त के केंद्र से 13 सेंटीमीटर, यहाँ केंद्र वृत्त का ये कितना है 13 सेंटीमीटर है ना, और एक स्पर्श रेखा की लंबाई कितना 12। तो ये देखिए हम बोले थे स्पर्श रेखा जहाँ होता है त्रिज्या से लंब डालते हैं 90 डिग्री, ये कर्ण हो गया और ये हो गया आधार, ठीक है। तो ये आपको क्या निकालना, परपेंडिकुलर पी निकालना है, त्रिज्या रेडियस एन है, तो आर निकालने के लिए क्या करेंगे, ये 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, इसको आप हल कर दीजिएगा, 13 का स्क्वायर का 169 और ये हो जाए कितना 144, ठीक है। अब इसका हो जाए कितना 25 और 25 का कितना होगा 5, यानी कि बी नंबर। उसी तरह सेम क्वेश्चन है, यहाँ देख लीजिए, कह रहा है क्यों वृत्त के स्पर्श रेखा की लंबाई इतना है, एक स्पर्श रेखा की लंबाई, आप यही क्वेश्चन को ले लीजिए ना, स्पर्श रेखा की लंबाई 12 की जगह कर दिया 24, और कह रहा है कि क्यू केंद्र से दूरी कितना 25, और ये 13 की जगह कर दिया 25, ये 24 ये 25। अब इसको निकाल लीजिए, अब निकाल के दिखा भी दिए हैं तो ये 7 आ जाएगा निकल के। अब यहाँ क्वेश्चन कह रहा 35 नंबर में दो सकेंद्रीय वृत्तों की, सकेंद्रीय मतलब होता है कि जब एक ही केंद्र पे 2-3 वृत्त बन जाए उसको सकेंद्रीय बोलते हैं। त्रिज्या कितना 3 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर, ये है 3 और ये कितना है 5 है। तो बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई क्या होगी जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है, इसको स्पर्श करते हुए इसकी लंबाई आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो सुनिए पाइथागोरस, ये कर्ण हो गया, ये लंब हो गया आधार, तो 25 इसका अगर आधार निकालें तो ये निकल के आएगा कितना 4। देखिए 25, 5 का स्क्वायर होगा 25 और 3 का स्क्वायर 9, इसको घटा देंगे कितना होगा 16, 16 का 4, ये यहाँ से यहाँ तक आया, और इधर भी तो उतना होगा, इधर भी 4 होगा, यानी 4 4 कितना हो गया 8। तो ये नंबर हमारा आंसर होगा। कह रहा है कि थीटा केंद्रीय कोण और आर त्रिज्या वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिज्यखंड इसी को बोलते हैं, ये हो गया त्रिज्यखंड है ना, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, यानी तो आप इसको ऐसे भी थीटा पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 लिख सकते हैं,
ठीक है, तो ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 ये है, ये कट जाएगा तो नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो ये वाला आंसर होगा। अगला कह रहा है कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को क्या कहते हैं? वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को व्यास कहते हैं। सुनिए, बड़ी जीवा वृत्त, इसको जीवा कहते हैं। जैसे खींचते जाएंगे, अनंत जीवा खींचाता है, जो केंद्र से होकर गुजरेगा उसको व्यास भी बोलेंगे और जीवा भी बोलेंगे। आर त्रिज्या वाले वृत्त के उस चाप की लंबाई क्या होगी जो केंद्र थीटा कोण अंतरित। तो देखिए, चाप की लंबाई होता है पाई आर थीटा बटे 180 डिग्री। तो पाई आर थीटा, देखिए स्क्वायर है, काटिए इसको, नहीं होगा, ये होगा आपका, क्योंकि 2 से काट देंगे 180 बचेगा, तो ये आंसर हो जाएगा। कह रहा 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है ना, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा जो केंद्र इतना। कह रहा है कि एक ऐसे है, यहाँ 60 डिग्री कोण बना रहा है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, ये 6 है। तो इस तरह का हम यहाँ निकाल के आपको दिखा दिए। त्रिज्या है कितना, 6 सेंटीमीटर, कोण 60 डिग्री, और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान यहाँ पुट कर दिए, इसको हल कर दिए, कटाने के बाद कितना आएगा आपका 132 बटे 7। उसी तरह से कह रहा एक घोड़ा एक मैदान में 7 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया है, उस भाग का क्षेत्रफल क्या होगा जहाँ घोड़ा घास चर सकता है। देखिए 7 सेंटीमीटर लंबी रस्सी से बांधेगा तो घोड़ा चारों तरफ ना चर के चलेगा, यानी कि वृत्त बन गया। तो वृत्त का क्षेत्रफल निकालिए पाई आर स्क्वायर, तो 22 बटे 7, और त्रिज्या आपका 7 गुना 7 है, ये कटा, तो इसको गुना कर दीजिए। ठीक है, तो 7 9 14 15 इतना आ जाएगा, ये वाला आपका आंसर होगा। तो शायद आप लोग पूरे क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझ गए होंगे, और जो भी आपको दिक्कत हो, जो भी डाउट हो, आप कमेंट कीजिए हमें, हम उन क्वेश्चन को फिर से आपको बना के देंगे। ठीक है, तो चलिए अगले सेट के साथ फिर आप लोगों के साथ मिलते हैं। बाय।